मैं जियो ऑफ इंटरनेशनल से आपके पास आया हूं और हमारे मेंबर्स हैं मिस्टर हेमंत कुमार पारक, वो आपको भ्रूण हत्या के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे। तो प्लीज वेलकम मिस्टर हेमंत पारक। हेलो, आप सभी उपस्थित बहनों को और जो मंच पे हैं उन सबको नमस्कार। भ्रूण हत्या ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैंने रचना लिखी थी कुछ 5 साल पहले, और बच्चों ने उसी रचना को तवज्जो देकर के आज मुझे कहा कि यहाँ पर कुछ भ्रूण हत्या के बारे में आपके सामने कुछ वास्तविकताएं रखूं। पिछले 3 दिन से मैं ये सोच रहा था कि भ्रूण हत्या ये एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में आज हर कोई हर तरह की हर अंदाज की बात को अच्छी तरह समझता है, और मैं नए सिरे से क्या किसी को समझाऊंगा, क्या नए तथ्य दूंगा। इस सोच में उलझा रहा, फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि हम एक गाने को कई बार सुनते हैं, हम अलग अलग आचार्य गुरुजनों के प्रवचन में जाते हैं और एक ही बात को कई बार सुनते हैं। तो क्यों ना मैं अपने अंदाज में अपने जज्बात को, आपकी जानी हुई बात को आपके सामने वापस प्रस्तुत करूं। यह हकीकत है कि भ्रूण हत्या के बारे में कोई विशेष लंबी चौड़ी नई बात मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता, क्योंकि हर आदमी इसकी प्रोस एंड कॉन्स को अच्छी तरह समझता है। मगर फिर भी हम कई बार कभी सुनते हैं जो हमारे दिल में कहीं जाके बैठ जाती है और शायद वो बात हम पे असर कर जाए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने में कोई डाटा नहीं रखना चाहता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उस प्रदेश में इतना होता है, इस प्रदेश में उतना होता है, और लंबी चौड़ी टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपके सामने रखना नहीं चाहता, क्योंकि इसके ऊपर में कोई डाटा वैल्यूएबल है ही नहीं। ये ऐसा जघन्य अपराध है कि दाहिना हाथ करता है और बाएं हाथ को पता नहीं चलता है, तो इसका डाटा कहां से मिलेगा? आपके पड़ोस में क्या हो रहा है आप नहीं जान सकते, आपके पास में क्या हो रहा है आप नहीं जान सकते, तो इसकी गणना कहां से मिलेगी? तो मैं आपके सामने में ये सारी कोई बातें नहीं रखना चाहता। और भ्रूण हत्या से हमारे क्या नुकसान है, भविष्य में क्या नहीं है, ये भी मैं नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये हम अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। मैं जिस बात को तवज्जो देना चाहता हूं कि ये क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है, वो भी आप जानते हैं, मगर मेरे अंदाज में जानने की कोशिश की। भ्रूण हत्या का एक प्रमुख कारण जो हम सब जानते हैं वो है दहेज। और दहेज कहां से आया? ये हमारी परंपरा, हमारे ट्रेडिशन और हमारे सिलसिलेवार चले आ रही रिवायतों का एक हिस्सा है। दहेज
क्या था कि एक नवविवाहित जोड़े को नए जीवन में प्रवेश करने के बाद उसके नए जीवन में एक छोटी सी छोटी जरूरतों की चीज, अपने प्रेम को दर्शाने के लिए माँ बाप छोटे छोटे तोहफे इकट्ठे करके और अपने सामर्थ्य के अंदर में जो भी बेटी को दे सकते थे देते थे। दहेज वही था। आज से 50-60 साल पहले मैं अपने मम्मी पापा से सुनता था कि कुछ अलग समुदाय के अलावा दहेज में जो बेटी के घर से आता था वो सहज स्वीकार होता था और इसके ऊपर में सौदेबाजी नहीं होती। मगर आज पिछले 4 दशकों में दहेज के ऊपर में सौदेबाजी धुआंधार होने लगे। क्यों होने लगे? तो मैं एक चिंतन आपको देता हूं कि हमारे परंपरा, हमारी ट्रेडिशन और हमारा जो संस्कार है वो एक विशाल वृक्ष है और उस वृक्ष की छाया में हमारा समाज फलता है, फूलता है और उसका स्वास्थ्य बना रहता है। मगर हम लोगों ने क्या किया? हर पेड़ को वक्त वक्त में प्रूनिंग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रूनिंग और हिंदी में कहते हैं काट छांट की जरूरत होती है। उसी तरह ये जो वृक्ष हमारे समाज को संरक्षण देता है उसकी भी प्रूनिंग की आवश्यकता हो। मगर हम लोगों ने क्या किया? आधुनिकता के नाम पर जहां तहां से इसको काट के फेंक दिया, मगर अपने स्वार्थ सिद्धि वाले विषयों को जस के तस रहने दिया। दहेज नाम की प्रथा की जो शाख है उसको बेहिसाब बढ़ने दिया, उसके स्वरूप को विकृत से विकृत होने दिया, उसकी प्रूनिंग, उसकी कटाई छटाई नहीं और अपने स्वार्थ की जो बातें सिद्ध करनी थी उसकी हमने कटाई छटाई खूब तरह से की। नतीजा ये हुआ कि आज का समाज धीरे 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 खोखला होता जा रहा है और आज हम समाज में निरंकुश होते जा रहे हैं। हमारे समाज में अंकुश खत्म हो गया। अब दहेज की बात करते हैं, हम भ्रूण हत्या की बात करते हैं, समाज की कितनी और बुराइयां हैं उसकी तरफ नहीं जाते हैं। तो आज दहेज इतनी विकृत रूप ले चुका है, इतना सौदेबाजी इसमें होने लगी है कि आज हम घबराते हैं कि घर में बेटी आई तो उसको हम पार कैसे लगाएं। ये सवाल गरीब, मध्यम और पैसे वाले वर्ग का नहीं है, सबके लिए एक समान है। अपने अपने स्तर में सबको परेशानी है और अपने अपने स्तर में सब इस परेशानी से जूझ करके बेटी से कतराने लगे। मगर बेटी से कितनी दूर आप भाग रहे हैं, इसका असर क्या होगा ये हम सब भूल रहे हैं और इसका भूलना हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। फिर मैं उस सवाल पे आता हूं जो पेड़ की काट छाट और प्रूनिंग की बात है। दरअसल हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा और हमारे ट्रेडिशन की जो वृक्ष की प्रूनिंग है वो हमारे धर्म गुरुओं का काम है।
मगर हमारे जितने भी सांप्रदायिक धर्म गुरु हैं वो दुकानदारी में लगे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ भक्तों के स्वार्थ की बात करते हैं, क्योंकि वो डरते हैं अगर भक्तों के स्वार्थ की बात नहीं की तो भक्त हमें पूजेंगे नहीं, हमारी दुकानदारी चौपट, हमारी दुकानदारी बंद। तो कोई भी धर्म गुरु, कोई संप्रदाय का कोई भी जो प्रतिष्ठित आचार्य है या कोई मुख्य है, वो प्रूनिंग, जिसको प्यूरिफिकेशन ऑफ संस्कृति परंपरा, आज देश काल परिस्थितियों के हिसाब से नियम में कैसे परिवर्तन होने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। और जब तक इसको उस स्तर में नहीं ले जाया जाएगा, जब तक हमारी धार्मिक संस्थाएं, हमारे संप्रदाय, हमारी सोसाइटी में दहेज के सौदेबाजी, दहेज लेने वाला और देने वाला गुनहगार नहीं है, दहेज की सौदेबाजी गुनाह है। और जब तक लड़कों के रेट चार्ट टंगी हुई रहेगी तब तक भ्रूण हत्या यूं ही चलती रहेगी। तो आज हमारे समाज को जरूरत है कि इस सौदेबाजी को इस घृणात्मक तरीके से देखना चाहिए जितना घृणात्मक तरीके से आप बलात्कार को देखते हैं। ये सौदेबाजी भी एक पूरे परिवार का बलात्कार है, एक पूरे परिवार के जीवन को सत्यानाश कर सकता है। तो हमें उनको इस घृणा से देखना होगा, हमें उनको अपने समाज से निष्कासित करना होगा, हमें उनको अपने पास बैठने से अलग करना होगा, तभी हम जाकर के दहेज प्रथा से मुक्ति पा सकते हैं। वरना हम अपने निरुत्कृष्ट परिस्थितियों से यूं ही चलते रहे तो पता नहीं कहां हम जाकर के पहुंचे। तो आप लोगों को एक बात मैं और कहना चाहता हूं, यहाँ पर सास की उम्र के लोग कम हैं, ज्यादातर बहू की उम्र की हैं। जो बात मैं कहना चाहता हूं, औरत की दुश्मन है इस क्षेत्र में। आज दहेज के लिए पुरुष से कुछ परसेंटेज ज्यादा जिम्मेवार औरत है। आज घर के अंदर में बहू को प्रताड़ित करने वाली, बहू को रोज ताने देने वाली, बहू का जीना मुहाल करने वाली औरत है। भ्रूण परीक्षा करने के लिए मजबूर करवाने वाली औरत है। आज आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहता हूं, कल आप भी सास बनेंगे या आपकी सास होंगी, तो कम से कम एक औरत होते हुए एक औरत के ऊपर में अत्याचार ना करें, तब शायद हमारा समाज कुछ हद तक संभल जाए। ये तो हुई दहेज की बात, इससे ज्यादा दहेज की बात में कहने का कुछ नहीं। और दूसरा जो मुख्य कारण है, उससे पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहता हूं। हमारे राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर जिले में कई राजपूतों के ऐसे गांव हैं जिन गांवों में ये प्रथा है कि हमारे गांव में कभी बारात नहीं आई और इस प्रथा को बनाए रखने के लिए बेटी पैदा होते ही मार दी जाए।
किया जाता है। जो वहां के राजपूत बोलते हैं हम सर नहीं झुकाएंगे, हम बारात लेकर के किसी और गांव में जाएंगे, मगर हमारे गांव में बारात नहीं है। ये भी एक प्रताड़ना है। हालांकि धीरे धीरे वहां के लोगों में सोच में परिवर्तन आ रहा है और मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी उनकी सोच को बदल दे और इस घृणित कार्य को बंद कर दे। और दूसरा बहुत ही अहम वजह है, बहुत बड़ी वजह है, वो है वृद्ध अवस्था की सुरक्षा। वृद्ध अवस्था की सुरक्षा, इसके ऊपर आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहता हूं। आज से 40-50 साल पहले लोगों के घर में ज्वाइंट फैमिलीज तो रहती ही थी, 5, 6, 7 बच्चे होते थे। अब उसमें लड़के लड़कियां रेशियो कोई बात नहीं, एक लड़का है या 2 लड़का है या 4 लड़कियां हैं, एक में एक कोई है जो उनको वृद्ध अवस्था तक सहारा दे देगा। और ज्वाइंट फैमिलीज में अगर किसी के लड़का या बच्चा नहीं है तो भी ज्वाइंट फैमिली की होने की वजह से वृद्ध अवस्था उनकी निभ जाती है, एकजुट परिवार होने की वजह से। मगर पिछले 25-30 सालों से, पिछले 25-30 सालों से हमारे समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और वो परिवर्तन जरूरी था। वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। और हमारे घरों में पहले तो 3 कहते थे, अब 2 ही होने लग गए। और यहाँ तक आपको उदाहरण कई मिल जाएंगे कि जिस कपल के पहले लड़का हो गया वो दूसरा बच्चा भी नहीं करते। वो ये सोच लेते हैं कि हमारी तो लाइफ सिक्योर्ड है। तो आज जब सिर्फ 2 बच्चे हमको करना है, सिर्फ 2, नॉट ओनली द रीजन, माने पॉपुलेशन ही रीजन नहीं है, क्योंकि बच्चों की परवरिश में जितना खर्च आज की तारीख में होता है उसको निभाना भी बड़ा मुश्किल है। तो क्या हो गया, मजबूरन लोग सेलेक्टिव कंसीविंग या जन्म देते हैं, लड़की नहीं चाहिए, एक लड़का तो चाहिए। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई तो उनके जीवन में सहारा कौन रहेगा? तो इस समस्या का समाधान, इस पर और ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सब समझते हैं, मगर इसका समाधान है कि हर समाज, हर समुदाय की तरफ से वृद्धाश्रम खुलने चाहिए। इतने अच्छे लेवल के वृद्धाश्रम खुलने चाहिए कि जहां निसंकोच अपना वृद्ध काल कोई जा करके निर्वाह कर सके, जहां उससे ये टेंशन नहीं हो कि मेरी तकलीफ और आराम में कौन काम आएगा या हमारी बीमारी हमारी परेशानियों को कौन देखेगा। और हमारे समुदाय, हमारे धार्मिक संस्थाओं के पास में
इतना पैसा है कि ऐसे सैकड़ों वृद्धाश्रम बना सकते हैं, मगर नहीं बनाएंगे। वो धर्म अनुष्ठान करेंगे, वो प्रवचन करेंगे, वो मंदिर बनाएंगे, मगर समाज को जिस चीज की जरूरत है वो नहीं करेंगे। तो आज हमारे समाज को और हमारे वर्तमान को जरूरत है सैकड़ों के तादाद में वृद्धाश्रम, जहां आदमी आज का ये सिक्योर फील कर सके कि चाहे मेरी 2 लड़कियां हो, अगर वो दोनों ब्याह दी गई है तो मेरा वृद्ध उम्र वृद्धाश्रम में गुजर जाएगा। तो जब तक इन विषयों के ऊपर में हमारा समाज, हमारे धार्मिक लोग, हमारे धार्मिक मुखिया लोग, हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था नहीं ध्यान देगी तो कुछ भी मयस्सर होने वाला नहीं है। इसी तरह सेमिनार्स होते रहेंगे, सब एक दूसरे को बोलते रहेंगे और यही भ्रूण हत्या चलती रहेगी। मगर यहाँ उपस्थित सभी लोगों से यही प्रार्थना है, जितना हो सके अपने आप को संभालें और इसके विरोध में खड़े रहें। धन्यवाद। भ्रूण हत्या पर मिस्टर हेमंत प्राट द्वारा दिए गए ज्ञानवर्धक भाषण के लिए हम GEO इंटरनेशनल NGO के बेहद आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को भी इनकी बताए बातों से लाभ मिलेगा। अब मैं माननीय कमांडर मैम से अनुरोध करती हूँ कि हेमंत प्राट को प्रशंसा पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाएं। माननीय कमांडर मैम। मिस्टर हेमंत प्राट और अपर्णा मौर्य।